प्यारे बच्चों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका गोपाल शुक्ला मैथ्स टीचर। आज अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.4, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हमें हल करना पड़ता है विलोपन विधि से। उसके पहले तो आपको सारे चरण बताऊंगा अच्छे से, जिससे कि आपके मस्तिष्क में इस विधि के चरण अच्छे से बैठ जाएं। तदुपरांत इस पे आधारित एक दो प्रश्न भी हल कराऊंगा, जिससे ये विधि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप इसके प्रश्न हल कर पाओ। तो चलिए सबसे पहले इसके चरण पे हम प्रकाश डाल लेते हैं। तो पहला चरण, जैसे हमें दो समीकरण दे रखे हो, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। इस तरह से हमें दो रैखिक समीकरण दे रखे हो दो चर में। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें x का गुणांक या y का गुणांक, x या y एक चर को आप चुन लीजिए और उनके जो गुणांक है ना, उनका जैसे जो पहले समीकरण में x का गुणांक है उसका तो दूसरे समीकरण में गुणा कर दीजिए, और दूसरे समीकरण के x का गुणांक है उसका पहले समीकरण में गुणा कर दीजिए। यानी कि हमको गुणांकों का जो गुणा करना है वो पहले समीकरण में जो गुणांक हो उसका दूसरे समीकरण में गुणा करना है, और दूसरे समीकरण में जो चर का गुणांक हो उसका पहले समीकरण में। एक बच्चों प्यारे एक कहावत है ना, इसकी टोपी उसके सर। तो x के साथ a2 नीचे है तो a2 का ऊपर गुणा करना है, x के साथ a1 ऊपर है तो उसका नीचे गुणा करना है। तो यही हमारा पहला चरण है। पहले समीकरण की x या y, या तो x का गुणांक ले लो या y का ले लो, के गुणांक का दूसरे समीकरण में गुणा करो। जैसे पहले समीकरण में x का गुणांक a1 है तो उसका दूसरे में गुणा कर दो, दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 है तो उसका पहले समीकरण में गुणा कर दो। ये हमारा चरण जो है वो पहला चरण है। अब जब हम पहला चरण इस्तेमाल कर लेते हैं तो पहले चरण के उपरांत प्राप्त अन्य दो समीकरणों के x या y के गुणांकों के आंकिक मान एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जब हमें फिर इससे जब दो समीकरण मिलेंगे गुणा करने के बाद, तो उनमें या तो x के गुणांक एक जैसे होंगे या y के गुणांक एक जैसे होंगे। अगर आपने x पहले समीकरण के x के गुणांक का दूसरे समीकरण में गुणा किया है, दूसरे समीकरण के x के गुणांक का पहले में गुणा किया है, तो x के गुणांक बराबर आ जाएंगे। और अगर y के गुणांकों का आपने गुणा किया है तो आपको y के गुणांक बराबर मिल जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा चरण हो गया। तीसरे चरण में क्या करना है? यदि अब वो जो दो समीकरण हैं, अगर x के गुणांक बराबर हैं तो आंकिक मान तो बराबर है। अब अगर चिन्ह भी एक जैसे आ जाएं तो आप उन्हें घटा दीजिए, और अगर चिन्ह विपरीत आ जाए तो उन्हें जोड़ दीजिए। यानी एक जैसे चिन्ह होने पे घटाना है और विपरीत चिन्ह होने पे जोड़ना है उन्हें। तो यही आपका तीसरा चरण है। यदि दोनों समीकरणों के x या y के गुणांक के चिन्ह भी एक जैसे हों तो उन्हें आपस में घटा देते हैं, अन्यथा विपरीत चिन्ह होने पर उन्हें जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमें जो समीकरण प्राप्त होगा, जब जोड़ने या घटाने से जो समीकरण प्राप्त होगा उसमें एक चर का विलोप हो जाएगा, यानी एक चर हट जाएगा, सिर्फ एक चर में समीकरण रह जाएगा। और इस प्रकार हमें x या y किसी एक चर का मान ज्ञात हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? जो हमें तीसरे चरण में x या y का मान ज्ञात हुआ है वो इन दोनों में से किसी भी समीकरण में जब हम रख देंगे तो हमें दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाएगा। और इस तरह से इस विधि से हम अपने जो रैखिक समीकरण का युग्म है उसको हल कर लेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो मैंने चरण लिखे हैं ये इतनी आसान भाषा में लिखे हैं कि आप अगर इन्हें एक बार ध्यान दे दें तो पूरी विधि आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगी और आप प्रश्न आसानी से हल कर पाओगे। चलिए अब कुछ प्रश्न हल करते हैं, जो कि विलोपन विधि की जो कार्य प्रणाली हमने पढ़ी है वो भली भांति आप लोगों की समझ में आ जाए। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 करते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1, 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण 2। मैंने आपसे क्या बताया था?
जो समीकरण 1 में y का गुणांक है उसका 2 में गुणा कर दें, और जो समीकरण 2 में y का गुणांक है उसका 1 में गुणा कर दें। और एक चीज और आसान है कि जैसे ये 4 है, अब यहाँ पर अगर 4 लाना है तो यहाँ पर 2 का गुणा करने से ही काम बन जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें। वैसे आसान ये है कि यहाँ पर जो y का गुणांक है उसका नीचे गुणा कर दें, और जो यहाँ पर y का गुणांक है उसका ऊपर गुणा कर दें। तो क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, यानी सीधी सी बात है, इसमें जो y का गुणांक है उसका नीचे गुणा करना है और इसमें जो y का गुणांक है उसका ऊपर क्रॉस करना है। प्यारे बच्चों, हमें पहले समीकरण में y के गुणांक का दूसरे समीकरण में गुणा कर दीजिए, और दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक है उसका पहले समीकरण में गुणा कर दीजिए। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 10 दूनी 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 का 10 में गुणा करेंगे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 चौक 8। आपने देखा ये जो समीकरण प्राप्त हुए हमें, समीकरण 3 और समीकरण 4, इसमें किसका गुणांक बराबर हो गया, y का गुणांक बराबर हो गया 8 और 8। अब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो घटाया जाता है, और चिन्ह क्योंकि विपरीत हैं प्लस और माइनस तो जोड़ने पर। तो लिख दीजिए समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, जोड़िएगा, जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, 6 और 8 मिलकर कितना हो गया 14, 20 और 8 मिलकर कितना हो गया 28। तो आपने देखा कि एक चर का विलोप हो गया यहाँ पर, इसीलिए इसको विलोपन विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें एक चर का विलोप हो जाता है। अब 14x बराबर 28, तो x का मान आ गया 28/14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2/1, उत्तर क्या आ गया 2। अब ये जो x का मान 2 है वो किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है हमारा 3x + 4y बराबर 10। x की जगह क्या लगा दीजिएगा 2, 6 + 4y बराबर 10, 4y बराबर 10 - 6, 4y बराबर 4, y बराबर 4/4, उत्तर आ गया 1। अब अगर आपको ये भी देखना है कि उत्तर हमारा सही है या गलत, तो जो समीकरण आपका पहला है उस समीकरण को ले लीजिए, 3x + 4y बराबर 10, और जो ये x और y के मान आपने निकाले, x की जगह 2 लगा दीजिए, y की जगह 1। अगर ये मान लगाने से 3 दूनी 6, 4 एकम 4, अगर आपके दोनों पक्ष समीकरण के बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब कि ये उत्तर की जांच हो गई, यानी उत्तर की कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप उत्तर की जांच भी कर लिया करो कि हमारा उत्तर गलत तो नहीं है। अगर गलत होगा, x और y के मान किसी समीकरण में रखने पर दोनों पक्ष बराबर नहीं आए, तो फिर आप क्या करिए, फिर अपने प्रोसीजर को एक बार चेक कर लीजिए, जिससे कि जो गलती आपने करी है वो गलती पकड़ में आ जाए। तो चलिए अब अपना दूसरा प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न तो हमने हल कर लिया, अब अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला समीकरण है इसका 3x - 5y बराबर 4,
और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 2y बराबर 7। और करना क्या होता है प्यारे बच्चों, जो y का गुणांक यहाँ पर है उसका ऊपर गुणा करो, और जो y का गुणांक यहाँ पर है उसका नीचे गुणा करो। तो इसका मतलब समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 5 का करो तो समीकरण 1 में 2 का, क्योंकि उल्टा करना है, यहाँ पर y का गुणांक 5 है तो नीचे गुणा कर दिया, और यहाँ पर y का गुणांक 2 है तो ऊपर। अब 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 4 दूनी 8, 5 नाम 45, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ये हमारे दो नए समीकरण बन गए, समीकरण 3, समीकरण 4, और जिनमें y के गुणांक एक जैसे हो गए और चिन्ह भी एक जैसे हो गए, और चिन्ह एक जैसे होते हैं तो फिर क्या करा जाता है, घटाया जाता है। यानी समीकरण 4 को समीकरण 3 में से घटाने पर, घटाते हैं माइनस प्लस, चिन्ह बदलते हैं जब घटाया जाता है, और जो बाद में चिन्ह लगते हैं वो चिन्ह मान्य होते हैं। तो 45 माइनस का 6 प्लस का, तो 45 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे 39, और चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का। ये तो कट गए, ऊपर -10 नीचे +10। जब एक जैसे पद चिन्ह विपरीत होते हैं तो घटेंगे, वो कट जाएंगे आपके। अब 35 माइनस की और 8 प्लस का, तो 35 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 27, क्योंकि 27 और 8 क्या होते हैं 35। 35 में से 8 घटाए 27 बचे, चिन्ह विपरीत है तो क्या लगा दिया, माइनस। तो x का मान क्या आ गया यहां से, माइनस के 39, x बराबर -27, x बराबर माइनस के 27 बटे -39, माइनस से माइनस 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x का मान कितना आ गया, 9 बटे 13। और y का मान निकालना है तो x का मान किसी भी समीकरण में हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो एक में ही कर देते हैं, x बराबर 9 बटे 13 समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं समीकरण 1 में, 3x माइनस 5y बराबर 4, x की जगह क्या लगा दिया, 9 बटे 13 माइनस 5y बराबर 4, माइनस 5y को उधर पक्षांतर कर दिए तो प्लस y, 9 तिया 27 बटे 13, 4 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 5y बराबर क्या आ गया, 27 बटे 13 माइनस 4। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो बची हुई कैलकुलेशन है, 5y, 1 और 13 का एलसीएम कितना आ गया, 13, 13 एकम 13, 27, 1 का 13 में भाग लगाए तो 13 और 13 चौक 52। अब 52 और 27 का चिन्ह विपरीत है तो 52 में से 27 घटा दीजिए, क्या बचेंगे 25, और चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या वाला। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, 52 के साथ माइनस, तो माइनस 25, तो y का मान कितना आ गया, माइनस के 5 बटे 13। तो ये जो x और y के मान आए हैं, आप किसी भी समीकरण में रख के ये चेक भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्नावली 3.4 इससे आपकी कवर हो जाएगी। तो आप अभ्यास में या होमवर्क है आपका, प्रश्नावली 3.4 हल कीजिए
और वैसे मैं प्रश्नावली 3.4 कुछ दिन में हल करके वीडियो के थ्रू और डाल दूंगा, तो फिर आपकी जो समस्याएं होंगी आप उससे देख के अपनी समस्याओं को दूर कर सकते।